मोहन सिंह ने 5 सितारा होटल की नौकरी छोड़कर गांव में लगाया लघु उद्योग स्वरोजगार योजना के तहत 18 लाख का लिया लोन। हरिद्वार के जवालपुर में नकली आयुर्वेद दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, छापेमारी करने पहुंची टीम को नकली दवाइयां मिली। फिरोज अंसारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। विकासनगर के कट्टापत्थर यमुना नदी में नहाते समय 21 साल के युवक की मौत। परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने आया था उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वही मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के उद्यमियों से आज मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। तो सीएम धामी कार्यक्रम में उद्यमियों से संवाद करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का भी आज सीएम धामी शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान का आज शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक। मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके अलावा MSSY के उद्यमियों से संवाद भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो संकल्प अभियान की भी शुरुआत आज से उत्तराखंड में हो जाएगी। तो सीएम धामी का आज कई जगहों पर आज का कार्यक्रम होने वाला है। तो इसी बीच वो MSSY के उद्यमियों से भी आज संवाद करने वाले हैं। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से, और आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अभियान आज से 12 जून तक देश भर में संचालित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने कार्यक्रम की सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। 2027 में होने वाले चुनावों से हरीश रावत ने अपना नाम पीछे हटा लिया। हरीश रावत इस बार चुनाव लड़ेंगे नहीं, बल्कि पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। उनका कहना है कि जब भी वे खुद चुनाव नहीं लड़ते बल्कि पार्टी को लड़वाते हैं तो जीत कांग्रेस की ही होती है, और इस बार भी हरीश रावत ने कांग्रेस को जिताने की ठानी है। हरीश रावत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी पर कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी का कहना है कि हरीश रावत का एक अनुभवी नेता होना बहुत लाभदायक है। उनके मार्गदर्शन से पार्टी को जीत जरूर मिलेगी। हरीश रावत जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। और हरीश रावत जी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को लड़ाएंगे तो निश्चित ही पार्टी को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभाएं बहुत छोटी हैं और हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, वो उसके घर तक आए और घर आकर वोट मांगे, अपनी बात रखे। तो इसलिए जो है कि जिन लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो जैसे हरीश रावत जी हैं, तो उनको अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर कानपुर से है, जहां नगर पंचायत लंढोरा कार्यक्रम में उठापटक जारी है। अध्यक्ष के कमरे पर ताला लग गया है, जिससे सभासदों में आक्रोश बढ़ गया है। नगर पंचायत कार्यालय में सभासदों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अक्सर सभासद जनता के काम करने के बाद अध्यक्ष के कमरे में बैठते हैं। सभासदों ने नगर पंचायत की संपत्ति पर हो रहे कब्जों को उजागर किया था, जिस पर अध्यक्ष के कमरे पर ताला लगा दिया गया है, जिससे सभासदों में आक्रोश बढ़ गया है। चेयरमैन जो है क्या है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बैठे थे, मैं मंगलोर तक गया और उसके मैं वापसी आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे ताला लग गया, जिसे मैं बैठने के लिए गया। हमारी बैठने की बैठक यही है और जो है मैंने देखा कि हमारा जो बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे जो है ना, वहाँ ताला लगा दिया गया। अब बताइए 9 मेंबर सभासद कहाँ बैठेंगे आप? अब इनकी मंशा क्या है, ये शायद कहीं ना कहीं सभासद जो है यहाँ चोरी रोकने का काम कर रहे हैं ना, जो चोर बाजारी चल रही है नगर पंचायत लंढोरा में, तो शायद ये कारण ये भी हो सकता है। और रही बात सभासदों में जो हम समाज के यहाँ चुन के भेजे, तो जनता ने भेजे है ना। अब हमारे में से अगर घृणा आ रही है, इस तरह का कोई मामला है, तो हमारे मुंह पे कहो। इस तरह के गंदे व्यवहार करने से क्या फायदा है? बिल्कुल जातिवाद भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है।
नहीं सर, मैं उसमें देखो अध्यक्ष से मैं डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता जी आपने ताला क्यों लगाया, ठीक है ना। अध्यक्ष मुखिया होता है, नगर पंचायत का मुखिया है, ठीक है, उनका कमरा है और उन्हें लगता है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। खबर टिहरी से है, जहां बृजमोहन सिंह की राणा ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। दिल्ली के 5 सितारा होटलों में प्रबंधक के पद पर काम कर चुके बृजमोहन सिंह राणा ने बाहरी नौकरी छोड़कर अपने ही गांव में लघु उद्योग स्थापित किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 18 लाख रुपए का ऋण लेकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया। योजना के तहत 35% तक का सब्सिडी भी मिला। उद्यम के जरिए न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि गाँव के 4 से 5 युवाओं को भी वो रोजगार दे रहे हैं। आज हमारी वित्त आयोग की कार्यशाला थी, जिसमें हमने अपने जो हमें इम्प्लीमेंट चाहिए अभी, क्योंकि नगर पालिका में निकली थी, जैसे आप लोगों को पता है कि 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार है। तो यह नगर पालिका अपने आप में एक अलग पालिका है, क्योंकि इसकी चुनौतियां भी बहुत होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास पार्किंग भी पूरी नहीं हो पाती, तो हमने मल्टी स्टोरी पार्किंग का अपना एक वो रखा है आयोग के सामने, और एक हमने सब गृह का भी एक वो रखा है, और लाइब्रेरी का रखा है, हाईटेक लाइब्रेरी हम बनाना चाहते हैं, इसका भी रखा है, और गेस्ट हाउस का रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग आप लोगों की ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे। तो इन नगरों को इस रूप में विकसित होना होगा। इस प्रक्रिया में भी हमारी सोच है इसमें कि किस तरह से इनका नियोजन होना चाहिए, नगर नियोजन होना चाहिए, और किस तरह से यहाँ माइक्रो जोनिंग करके, या कि कहाँ पर आबादी आएगी, कहाँ पर कमर्शियल स्थान होंगे, और क्या आय के क्या साधन होंगे, क्या क्या अवस्थापना की इनको आवश्यकता होगी, ये सारा परामर्श करके। और लोगों ने आज बड़े उत्साह से नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों ने और शासी अधिकारियों ने, स्वयं जिलाधिकारी ने हमको अवगत कराया कि साहब कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। और हमने ये भी कहा है कि अगर आपका कोई एक विशिष्ट वो हो, प्लान हो कि साहब एक स्थान विशेष के लिए हमें ये बहुत एक ज़रूरी काम है, तो वन टाइम ग्रांट के रूप में भी हम उस पर विचार कर सकते हैं। जैसे तपोवन एक नई नगर पंचायत बनी है, उनके पास भवन नहीं है, तो हमने कहा अपना प्रस्ताव करिए, अगर आपके पास भूमि है तो हम आपको। इसी प्रकार कहीं पर ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात आ रही है, कहीं पर स्टाफ की बात आ रही है। स्टाफ वाला तो हमारे उस पर आता नहीं है, उनको अपने विभाग से ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन तथापि जो भी और एक भूमि वाली बात आ रही है कि भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है इन लोगों को। खबर काशीपुर से है, जहां कब्रिस्तान के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था। करीब 40 साल पहले चकरोट की जमीन पर बने गेट को तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। कमेटी ने साफ तौर पर कहा था कि या तो खुद से संज्ञान लेते हुए गेट को तोड़ दीजिए, नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। लेकिन कमेटी ने खुद ही संज्ञान लेते हुए गेट पर बुलडोजर चलवाया। तो प्रशासन ने नोटिस दे रखा था, जिस पर तारीख भी लग रही थी, डेट भी लग रही थी, और उसके बाद प्रशासन ने जो इस पर जब वो कोई ऐसे वैध कार्रवाई नहीं दिखा पाए, तो उसके बाद प्रशासन ने जो ऑर्डर किया, तो आज उस ऑर्डर का तामील कराया। तो उसमें यही था कि भाई या तो ये हटा लें या प्रशासन फिर हटाएगा। तो सहारनपुर वातावरण में कमेटी ने, यहाँ कब्रिस्तान कमेटी ने खुद ही उस गेट को जो अवैध रूप से वहाँ पर स्थापित था इतने सालों से, उसको हटा लिया है। ये एक अच्छी पहल है, और मैं तो यही कहूँगा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अवैध निर्माण और अवैध सेक्टर हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के द्वारा करे गए हैं, तो वो हटने चाहिए। तो मैं इसमें प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नियमों के अंदर रहते हुए और एक उचित कार्यवाही को किया है। तो प्रशासन खबर काशीपुर से है, जहां ज्यादातर खराब सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होने और कुछ सड़कें बनने के बाद मेयर दीपक बाली ने शहर की सफाई की कमान अपने हाथ में ले ली। तो वही आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर शुरू किए गए देशव्यापी अभियान चमक चमक सड़क अभियान के तहत विशेष सड़क और नाले की सफाई का अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। तो वही आपको बता दें कि मेयर दीपक बाली ने कहा कि जनता को भी सफाई व्यवस्था में सहयोग करना होगा और कोशिश करनी होगी कि नाले और नालियों में कूड़ा न डालें।
बरसात के मौसम में देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। बरसात में शहर के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं तो वहीं आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नजर नहीं आता। ऐसे में इस बार एक सप्ताह पहले ही मानसून के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए नगर निगम अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार बारिश के मौसम में ये तैयारियां कितनी कारगर साबित होती है, या हर साल की तरह ड्रेनेज सिस्टम फेल रहेगा और शहर पानी में डूब जाएगा। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियां गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बीजेपी ने गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का आयोजन 3 सत्रों में रुद्रप्रयाग में किया गया। पहले सत्र में भजन सिंह खत्री ने कहा कि इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे जाकर युगों को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि मराठा साम्राज्य की यशस्वी नायिका राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन समर्पण, धर्म, न्याय और प्रशासन की उत्कृष्ट मिसाल बनी। 2025 में हम उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जैसे व्यक्तित्वों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन अंतर यह है कि कुछ व्यक्तित्व अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई की विशेषता यह है कि वो निहायत प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ी हैं और उन्होंने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को रौंदते हुए अपना भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। ये उनके जीवन की विशेषता है। दूसरी बात यह कि उनसे आम आदमी को 3 बातें मुख्य रूप से सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि उच्च कोटि की समदर्शिता उनमें थी, जो अन्य सबसे एक भिन्न उनकी विशेषता है। उस समदर्शिता के कारण ही वे सारी प्रजा में मातोश्री के नाम से जानी जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी को लेकर दर्जा राज्य मंत्री दीपक महारा तिरंगा यात्रा की समीक्षा को लेकर लोहा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता में। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा बूथ स्तर पर भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। तो जो पराक्रम अपने जो अपने सैनिकों ने दिखाया, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए पूरे देश में एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने जो सैनिक हैं उनका सम्मान बढ़ाते हुए अपने हर जगह कर रहे हैं। और अपने उत्तराखंड में भी इस प्रकार की पूरी योजनाएं बन रही हैं और हर बूथ स्तर तक जाके इस तिरंगा यात्रा को हमने घर घर जाके ये संदेश देना है कि अपने किस प्रकार से अपने सैनिकों ने इस पराक्रम को अंजाम दिया। और आने वाले समय में अपने देशभक्ति की भावना सब में जागी रहे, इस प्रकार के संदेश लेते हुए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज हम लोग बूथ स्तर पर किस प्रकार को इस कार्यक्रम को अंजाम देना है, इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे थे और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। कोविड को देखते हुए जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। मौसम के बदलते रुख के चलते अस्पताल परिसर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जसपुर में अभी तक कोविड से संक्रमित कोई केस सामने नहीं आया है। हमने एक वार्ड बनाया है इसके लिए अलग से, यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले कोई मरीज आते हैं तो उनको जांच कराई जाए और उनको अलग से रखा जाए और उनको साथ ही हिदायत दी जाए कि घर में भी वो अलग रहें, क्योंकि कोविड में देखा गया है, जो पिछला भी अनुभव है, कि बचाव ही इलाज है। कि जितना हमने अगर किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं और उसको घर में ही थोड़ा अलग कर दिया बाकी मरीजों से, बाकी लोगों से, तो ये फैलता नहीं।
रुड़की शहर और देहात क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं वहीं परिसर में कई आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। अस्पताल में मरीजों और उनके परिवारजनों के बीच डर का माहौल है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने कई बार निगम को लिखा है कि इनको यहाँ से अब वो कहते हैं कि हम किसी को भी, क्योंकि ये भी जानवर हैं तो इनको हम उठा के कहीं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनका जो एक खुलना था EBV वो अभी नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बनी हुई है अस्पताल के अंदर, और लोगों को आने जाने में छोटे नवजात शिशुओं का हमें भी लगातार डर बना रहता है। हम लोगों ने स्टाफ को भी अलर्ट कर रखा है कि थोड़ा सा कुत्तों को वार्ड वगैरह के अंदर घुसने ना दें, परंतु हमारे पास यही निगम के द्वारा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि इनको यहाँ से हटा के कम से कम चिकित्सालय के अंदर कोई भी पालतू जानवर नहीं होना चाहिए। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने कार से छलांग लगाकर जान बचा ली। जानकारी मिलने पर पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी पर CO मसूरी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आए कि एक गाड़ी गिलोगी के पास अनियंत्रित होकर गई, तो हम मौके पर पुलिस की मदद से और उनसे हम यहाँ पहुँचे। देखा हमने कि यहाँ से गाड़ी बहुत नीचे खाई में गिरी है, जिसमें बताया गया कि 3 आदमी सवार थे। तीनों लोकल देहरादून के ही रहने वाले थे। उनमें एक मेजर थे और जो 2 की तो डेड वो हो गए और एक ऊपर हो गए, उनको देहरादून भेज दिया गया है और 2 कैजुअलिटी हो गई है। और ये रात 1 से 1:30 बजे के करीब की एक घटना है और अभी रेस्क्यू चल ही रहा है, जिससे कि अब उनको ऊपर लाया जा रहा है। बॉडी को ऊपर लाया जा रहा है। SDRF को भी बुलाया गया है, स्थानीय पुलिस भी थी, हमारे CO महोदय भी थे और सभी ने मिलकर ये रेस्क्यू को कार्य को देखरेख में चल रहा है। लगभग 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है, उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे गलोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसकी सूचना पे हमारे SSI मसूरी अपने चौकी इंचार्ज कोलू खेत और अन्य चिता कर्मियों के साथ मौके पे पहुँचे। साथ ही साथ SDRF फायर को भी इसकी सूचना दी गई। साथ में उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और सभी के द्वारा मौके पर पहुँच कर यहाँ पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से जिनके द्वारा सूचना दी थी वो सकुशल हैं अंशुमन त्रिखा, जो सेवक आश्रम रोड देहरादून के रहने वाले हैं। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो हमें 2 लोग मृत अवस्था में मिले हैं। एक तो छिटक के अलग गिरे हुए थे, जिनको निकाल के एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, तथा एक बॉडी गाड़ी में फंसी हुई थी, उसको भी गाड़ी से निकाल लिया गया है तथा उसे सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर है। इस समय हम गलोगी पावर हाउस पर है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि ये कार देर रात को करीब 1 बजे यहाँ से ये पूरी घटना हुई है, जो यहाँ से अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है और उसी ने पूरी घटना की सूचना दी है। देहरादून के सारे निवासी बताए जा रहे हैं। अगर आपको मंजर दिखाया जाए तो CO मसूरी यहाँ पर देर रात को थे, जिनके नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 2 जो लड़के थे उनकी मौके पर मौत हो गई है। एक व्यक्ति जो घायल है, फिलहाल उसका यहाँ पर उसको बैठाया गया है और कई लोग यहाँ पर हैं जो इस पूरे हादसे को बता रहे हैं कि किस तरीके से। सर, अगर मैं आऊँ तो क्या थे सर, ये कहाँ से थे सर ये सारे लोग? सर, ये सेवक आश्रम रोड, ओल्ड सर्वे रोड और सेवक आश्रम रोड। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये कब आपको सूचना मिली है? 1:30 बजे के आसपास, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं 1:30 बजे के आसपास फ़ोन आया मेरे को इनके पिताजी का, अंशुमन के। तो उनको फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे आए, तो वहाँ पे आके पता चला कि गाड़ी गिर गई है। अच्छा सर, जो 2 लोग नीचे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, वो कौन थे? ये सब चाचा ताऊ के लड़के हैं। चाचा ताऊ? हाँ जी। तो इनके 2 बड़े भाई हैं, मिस्टर जो त्रिखा जी हैं, उनके 2 बड़े भाई हैं, सेवक आश्रम रोड पर रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं। फिलहाल काफ़ी देर रात से ये रेस्क्यू चल रहा है, जी, करीब 1:30 बजे से तो हम लोग यहीं पे। 1:30 बजे से यहाँ पर।
तो अंशुमन ने कुछ बताया कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? अंशुमन ने बस यही बताया, वो बता नहीं पा रहा है, वो भी उसके क्योंकि उसको भी नहीं, वो क्योंकि खुद इसमें वो तो पैसेंजर इधर को पायलट सीट पे बैठा था। जी जी जी। तो वो जब गाड़ी गिरी तो वो किसी तरीके से वहाँ जाके वो छटक के बाहर आ गया और बाकी वो आगे चले गए। ये मसूरी घूमने के लिए आ रखे थे? झड़ी पानी की तरफ गए थे। झड़ी पानी की तरफ देर शाम को? जी। देखिए ये देर शाम को ये सब तीनों भाई हैं, चचा ताऊ के ये तीनों हैं, जिसमें से अंशुमन यहाँ पर बच गए हैं। झड़ी पानी की तरफ ये देहरादून से घूमने के लिए मसूरी आए थे और जब वापस लौट रहे थे तब ये पूरा हादसा पेश आया है। फिलहाल यहाँ पर मसूरी पुलिस, SDRF और फायर सर्विस मौके पर हैं, जिनके द्वारा ये पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। CO मसूरी ने बताया है कि देर रात को ये पूरा हादसा हुआ था, अनियंत्रित हो गई है घटना की यहाँ पर जाँच की जा रही है। फिलहाल 2 लोगों की मौके पर यहाँ पर मौत हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ सुनील सोनकर, हिंदी खबर, मसूरी। अगली खबर रानीखेत से है, जहां सड़क किनारे जर्जर पेड़ किसी भी वक्त बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। कब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आवागमन करने वाले राहगीर सहमे से रहते हैं। सड़क के किनारे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों पेड़ जर्जर हालत में हैं। इन पेड़ों की स्थिति वर्तमान में बड़ी दयनीय हो चुकी है। जिन पेड़ों की जड़ों की मिट्टी निकल चुकी है, वहां सुरक्षा दीवार बनाई जानी चाहिए। आग लगने से भी ये पेड़ कमजोर हो जाते हैं। पेड़ के नीचे की मिट्टी सारी निकल गई है। उसके अलावा बारिश में भी इस पेड़ की जड़ से होते हुए बहुत मोटा पानी बहता है। इस पेड़ से खतरा तो लगातार बना हुआ है और ये पेड़ गिरने पर ये बिल्डिंग पे या गाड़ियों पे या किसी चलते राहगीरों पे के लिए खतरा लगातार बना हुआ है। इस पेड़ से लगातार बना हुआ है और इस पेड़ का काटा जाना बहुत ज़रूरी है। इस बार मानसून के 1 सप्ताह पहले ही आने की उम्मीद है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। चाहे वो जगह जगह जल भराव हो या राशन की व्यवस्था हो, खासतौर पर यात्रियों को उन स्थानों पर रोके जाने के निर्देश दिए गए जहां पर रहने खाने की सुविधा हो। ज्यादा सुविधा के लिए सचेत ऐप भी बनाया गया है, जो आपदा से 3 घंटे पहले ही सचेत कर उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा देगा। मौसम विभाग से इस बार हम लोगों ने सचेत ऐप के माध्यम से सबसे अनुरोध किया है कि सचेत ऐप डाउनलोड कर लें। जिसके पास सचेत ऐप डाउनलोड रहेगा मोबाइल में, जब भी कोई आपदा आनी होगी तो 3 घंटे पहले काफ़ी कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा कि काफ़ी बरसात होने की संभावना है, तो आदमी अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा और आपदा के प्रभाव से बच सकेगा। हरिद्वार के जलालपुर में नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी को शरीफी हर्बल नाम की एक कंपनी की ओर से उनके नाम पर नकली उत्पाद बनाए जाने की शिकायत मिली थी। छापेमारी करने पहुंची टीम को मौके पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रहे कच्चा माल और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। क्या नाम बताया तुमने क्या? फिरोज। हमारे द्वारा जब उस ज्वालापुर के अहबाब नगर नाम के मोहल्ले में उस परिसर में प्रवेश किया गया तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी वहाँ पाई गई। और इसके रैपर्स, इसके लेवल्स और बनाने जाने वाले में कुछ कड़ाहे, सिलेंडर, पिसाई करने की मशीन, खाली कट्टे और उन कट्टों में खाली प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं और ढक्कन होते हैं वो सभी हमको प्राप्त हुए, जो कि हमने नियमानुसार उनको जब्त किया, उनको हमारे द्वारा सील किया गया। विकासनगर के कट्टा पत्थर यमुना नदी में नहाते समय एक 21 साल की युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने परिजनों के साथ यमुना नदी में नहाने गया था। घटना के बाद प्रशासन ने नदी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक को बचा नहीं पाए। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।